नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान के भौतिक विभाजन के जो फर्स्ट पार्ट है थार का मरुस्थल, उसके बारे में। पिछली 3 क्लासों में हमने थार के मरुस्थल की परिचय, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व और वर्गीकरण देख लिया था। आज की क्लास में हम थार के मरुस्थल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी या शब्दावलियाँ देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए। ये थार के मरुस्थल का पार्ट 4 है। इसके बाद फिर हम अरावली देखते हैं। देखो साथियों, जो थार का मरुस्थल है इसे 2 नामों से पुकारा जाता है। एक तो है महान मरुस्थल और एक है लघु मरुस्थल। अब ये महान मरुस्थल और लघु मरुस्थल क्या है ये समझ लीजिए। इसको कहते हैं ग्रेट या मेजर डेजर्ट, और ये है प्यारे साथियों माइनर या स्मॉल डेजर्ट। इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि यहाँ यदि हम देखते हैं बाड़मेर से लेके और गंगानगर तक का ये भाग है। गंगानगर यानी आज का हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों पहले एक ही थे। गंगानगर का ही भाग है हनुमानगढ़ और 1994 में अलग जिला बना था। तो बाड़मेर से गंगानगर तक का ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है इसको कहा गया है महान मरुस्थल। यानी कि मरुस्थल का यानी कि थार मरुस्थल का पश्चिमी रेतीला भाग, पश्चिमी रेतीला भाग जो बाड़मेर से गंगानगर तक फैला है। गंगानगर तक फैला है, वो क्या कहलाता है? महान मरुस्थल या ग्रेट डेजर्ट कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा है लघु मरुस्थल। तो लघु मरुस्थल क्या है साथियों कि यहाँ जो कच्छ का रण है गुजरात में, इस कच्छ के रण से लेकर और बीकानेर तक। अब यहाँ ध्यान रखना, बीकानेर का ही पार्ट था पहले चूरू, और चूरू का मतलब है ये बीकानेर रियासत थी पूरी। ठीक है। और 1948 में चूरू एक अलग जिला बनाया गया। ठीक है। तो कच्छ के रण से लेकर और बीकानेर तक का जो भाग है, यानी कि इस थार के मरुस्थल का पूर्वी भाग, वो कहलाता है लघु मरुस्थल। तो यहाँ हम लिखते हैं कि थार मरुस्थल का पूर्वी भाग जो कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक फैला है। बीकानेर तक फैला है, वो क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महान मरुस्थल किसे कहते हैं और लघु मरुस्थल किसे कहते हैं। ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं हम बालूका स्तूपों के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो सीधे सीधे संबंधित है किससे? फैक्ट से। पहला है, आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक बालूका स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालूका स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, जैसलमेर। दूसरा आपसे पूछेगा कि भैया सभी प्रकार के बालूका स्तूप
बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा जोधपुर। तो दो चीज आप समझ गए होंगे, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो जैसलमेर, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप यदि आपसे पूछे जिसमें अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, अवरोधी, तारा बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, ये जितने भी हैं सभी प्रकार के पाए जाते हैं वो जोधपुर जिले में। अब आपसे पूछेगा कि थार के मरुस्थल में सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, थार मरुस्थल में सर्वाधिक पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से? पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो बालू का स्तूपों से संबंधित तीन यहाँ मेजर बातें हैं कि सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? जोधपुर में। और थार के मरुस्थल में सर्वाधिक किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पैराबोलिक या परवलयाकार, जिनकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, तीन टर्म मिलेंगी आपको, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। पहला पूछेगा आपसे मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन क्या है? डेजर्टिफिकेशन क्या है? तो देखिए, उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे मरुस्थल में बदलना, वो क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। अब थार में यह ऐसे मान के चलिए कि इसके कारण क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड में? कारण तो कारण कई है भैया। पहला कारण है वायु द्वारा मरुस्थलीकरण। वायु द्वारा का मतलब क्या है कि वायु क्या करती है? शुष्क होती है, ड्राई होती है, हॉट होती है। अब वायु से क्या है कि यहाँ चट्टानें टूटती फूटती हैं, अपरदन अपक्षय होता है, जिससे कि धीरे धीरे जो बलुआ पत्थर की चट्टानें, चूना पत्थर की चट्टानें हैं, वो टूट टूट कर मिट्टी के कण बन बन के और इनके ढेर लग जाते हैं, धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। तो एक तो है वायु द्वारा। अब दूसरा है वनस्पति के ह्रास से। अब वनस्पति ह्रास हो गया। तीसरा जो कारण है वो है जल की कमी या वर्षा की कमी। एक प्रमुख कारण है प्यारे बच्चों, वो है पशुचारण। कौन सा है? अत्यधिक पशुचारण की थोड़ी बहुत वनस्पति उगी और उस वनस्पति को क्या हो गए? पशु खा गए, पहली चीज। दूसरी, पशु जब चरते हैं, जो पशुओं के पैर होते हैं, खुर होते हैं, उससे जो ऊपर की मिट्टी की परत होती है जो थोड़ी कठोर होती है, मिट्टी को बांधे रखती है, उसमें कई प्रकार के ह्यूमस पाए जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो थोड़ी हवा चली और वो फिर मिट्टी उड़ने लग जाती है। एक है लवणीकरण, ये प्रमुख कारण है डेजर्टिफिकेशन के। अब आप पूछे कि थार के मरुस्थल में मरुस्थलीकरण का सर्वाधिक कारण कौन सा है? तो वो है वायु द्वारा। सर्वाधिक किससे हो रहा है? वायु द्वारा, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है रेगिस्तान मार्च। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, रेगिस्तान मार्च क्या है? तो देखिए, मरुस्थल
का धीरे 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 आगे बढ़ना, आगे बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। अब मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। अब आपसे पूछे इसकी दिशा कौन सी है, तो भैया दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। तीसरा आपसे पूछे कि अवधि कौन सी है, किस अवधि में ये घटना सर्वाधिक होती है, जो मार्च से जुलाई के बीच, मार्च से जुलाई में सर्वाधिक रेगिस्तान मार्च होता है, ये ध्यान रखना, मार्च से जुलाई के बीच। तीसरा आपसे पूछेगा उर्मिका, तो उर्मिका क्या है भैया, कि जो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, स्तूपों पर, बालू का स्तूपों पर वायु से या पवनों से, पवनों से निर्मित लहरदार, लहरदार सर्पिलाकार, लहरदार या सर्पिलाकार संरचना, संरचना क्या कहलाती है, उर्मिका। तो आपने देखा होगा कि जो रेत के ऐसे टीले हैं, इन रेत के टीलों के ऊपर ऐसे लहरदार या सर्पिलाकार संरचना पाई जाती है, जिसी को कहते हैं उर्मिका। ये आपको ध्यान रखनी है। तो तीन चीज हो गई, डेजर्टिफिकेशन क्या है, रेगिस्तान मार्च क्या है। आपने सुना होगा मार्च फास्ट पीटी परेड, जब हम 26 जनवरी 15 अगस्त को पीटी वगैरह करते हैं, मार्च करते हैं, तो मार्च का मतलब होता है सदे हुए कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो यहाँ रेगिस्तान मार्च का मतलब है कि रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है। तो तीन चीजें हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट तीन चीजें और हैं भाई। पहली, रेतीला मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल और पथरीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल को कहते हैं सैंडी डेजर्ट, चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं रॉकी डेजर्ट और पथरीला मरुस्थल को कहते हैं स्टोनी डेजर्ट। अब रेतीला मरुस्थल के कई नाम हैं। ऐसा मरुस्थल जहां रेत ही रेत पाई जाती हो, रेतीला मरुस्थल कहलाता है। ऐसा मरुस्थल जहां वायु अपर्दन से रेत तो उड़ के कहीं और चली गई और नीचे चट्टानें दिखने लग गई है बड़ी बड़ी, ऐसा मरुस्थल कहलाता है रॉकी डेजर्ट। ये इस तरह की आकृतियां आपको दिखती होंगी मरुस्थल में। तीसरा होता है पथरीला मरुस्थल, की रॉक्स नहीं दिखाई देती, लेकिन रेत भी नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल पथरीली धरातल मिलेगी और आपको छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बजरी के टुकड़े मिलेंगे। और ये जो कंकड़ पत्थर हैं, ये हवाओं से टकरा टकरा कर बिल्कुल चिकने हो जाते हैं और लोहे और मैग्नीज ऑक्साइड के कारण इनकी पॉलिश सी दिखाई देने लगेगी आपको। अब इसी को कहते हैं रेगिस्तान वार्निश। ये भी ध्यान रखना है, रेगिस्तान वार्निश किसे कहते हैं, वो पथरीले मरुस्थल में या स्टोनी डेजर्ट में पाए जाते हैं। और ये जो पत्थर होते हैं, यहाँ लोहे ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड के कारण इनकी परत जो होती है ऊपरी, वो चिकनी हो जाती है, इसको वॉर्निश कहते हैं। ठीक है, इसी को रेगिस्तान वॉर्निश कहते हैं। तीन समझ गए। अब इस पे आ जाओ। रेतीला मरुस्थल ये सैंडी डेजर्ट है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो, सहारा रेगिस्तान में इसको कहेंगे एर्ग, इर्ग या अर्ग। जो भी आपको नाम मिले वो ध्यान रखना, ERG, अर्ग, एर्ग, अर्ग, इर्ग, जो भी नाम मिले तीनों एक ही हैं। इसको कहते हैं सहारा मरुस्थल में, किसको, रेतीला मरुस्थल को। फिर सिटर कहते हैं लीबिया और मिस्र में, सहारा मरुस्थल का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहां पर। फिर तुर्कमेनिस्तान में कोरडम कहते हैं, कोरडम कहते हैं कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम का जो मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। ये ध्यान रखना, ये कहाँ है, काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल, ये ध्यान रखना कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। यहाँ इसको क्या कहते हैं, कोरडम कहते हैं।
फिर चट्टानी मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान में चट्टानी मरुस्थल को या रॉकी डेजर्ट को कहते हैं हम्माद या हमादा। हम्माद या हमादा, कुछ भी नाम मिले समझ जाना, चट्टानी मरुस्थल है। देखो चट्टानी पथरीले में अंतर है थोड़ा सा, वो ध्यान रखना। फिर पथरीला या स्टोनी डेजर्ट, इसको सहारा में कहते हैं रेग, पूर्वी सहारा में कहते हैं शेरीर, और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं गिब्बर। और ये पथरीला मरुस्थल होता है, ये होता है एक तरह से मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल, अब ये मिश्रित मरुस्थल क्यों होता है भैया? ये इसलिए होता है कहीं कहीं इसमें रेत के टीले पाए जाते हैं, यानी कि रेतीला, कहीं कहीं इसमें चट्टान भी पाई जाती है, यानी कि चट्टानी। दोनों का ये मिश्रण है, इसलिए इसको मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। तो तीनों चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सैंडी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट एंड स्टोनी डेजर्ट। इसके अलग अलग नाम हैं, तीनों की तस्वीरें हैं, आराम से देख लीजिए और अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्लास में पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना बहुत आसान है। पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा वाह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बच्चे ऐसा नहीं होता, जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। फिर आपको लगेगा यार इर्ग था, अर्ग था या रेग था। जैसे ही रेग आएगा आपको ये पथरीला था, चट्टानी था, रेतीला था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आराम से तस्वीरें देख के समझ लो। नेक्स्ट तीन चीजें हैं फिर, आंधी, भभूला या भतूला और लू। अब इनको भी समझो। आंधी, सबसे पहले आंधी देखते हैं। आपने ग्रीष्म काल में इस टाइप के धूल के गुब्बार देखे होंगे, जो शाम के समय यानी दोपहर बाद गर्मियों में अप्रैल मई जून के महीनों में, यानी कि मानसून आने से पहले ज़्यादा आते हैं। इस तरह के धूल के गुब्बार देखे होंगे, जिनको कहते हैं आंधी। तो आंधी क्या है? देखो थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में दोपहर बाद, दोपहर बाद चलने वाली, चलने वाली आर्द्र एवं धूल भरी पवने, धूल भरी पवने वो क्या कहलाती है? आंधी कहलाती है। ध्यान रखना। अब ये सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक आंधी आती है कहाँ पे? वो आती है भैया श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। जब हम जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे, एक वर्ष में यदि 365 दिन होते हैं तो उसमें 27 दिन आंधियों के होते हैं श्री गंगानगर में, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। अब आप कहोगे सर 27 दिन लगातार आंधी आती है क्या? ऐसा नहीं है। आज आ गई, फिर 4 दिन बाद आ गई, फिर 1 दिन बाद आ गई, फिर 2 दिन बाद आ गई, ऐसे करके 365 दिन में 27 दिन एवरेजन आंधी आती है। एवरेज का मतलब क्या है? किसी साल 35 दिन भी हो सकते हैं और किसी साल 20 दिन भी हो सकते हैं। एवरेज क्या है? 27 दिन। तो ये ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 27 दिन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आंधियाँ आती हैं तो तापमान में गिरावट आती है, तापमान में गिरावट, यानी कि ज़्यादा गर्मी रहेगी दोपहर तक और जैसे ही आंधी आएगी तापमान थोड़ा सा कम होगा। जब आप आंधी में खड़े होंगे ना, आप खड़े हो, आंधी आ रही है तो आपको थोड़ी ठंडक सी फील होगी। तो आंधी के आने के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आ जाती है। ठीक है, एक चीज। दूसरी भभूला क्या है? अब देखिए भभूला क्या है? वही थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में दोपहर बाद, दोपहर बाद
वायु संवहन, वायु संवहन से उत्पन्न होने वाले लघु चक्रवात या वायु भंवर क्या कहलाते हैं? भभूल्या या भतूल्या कहलाते हैं, और इसी को कहते हैं डस्ट डेविल। आंधी को कहते हैं भैया डस्ट या सैंड स्टॉर्म, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस टाइप के भभूले देखे होंगे आपने कि भाई आप देख रहे हो कि एक ऐसा वायु भंवर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर धूल मिट्टी भी है, कई चीजें उड़ उड़ के आ जाती हैं, ठीक है, कोई कचरा वगैरह है वो उसके अंदर घूमता रहेगा और कुछ दूरी पे जाके वो समाप्त हो जाता है। ग्रीष्म काल में इस टाइप के भभूल्या या भतूल्या बहुत देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है लू। अब लू क्या है? लू देखिए, लू क्या है? ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन है, ठीक है। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन है, और इसके आने से प्रभाव क्या पड़ता है भैया? प्रभाव पड़ता है तापमान बढ़ जाता है। एक तो ये चीज ध्यान रखना। अब आपसे पूछेगा इसका क्षेत्र, तो भैया क्षेत्र देखिए, आप देखिए ये बलूचिस्तान वाला भाग है, कहाँ? पाकिस्तान में। ये थार डेजर्ट वाला भाग है, यहाँ से उत्पन्न होके ये संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी क्रॉस करके बिहार तक जाती हैं। ये बिहार तक जाती हैं, तो ध्यान रखना, मैं ये लिख देता हूँ उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है। अब एक चीज और है कि भैया ये सर्वाधिक कहाँ आते हैं? तो ये आंधी सर्वाधिक आती है श्रीगंगानगर में। भभूल्या सर्वाधिक आपसे पूछे कि भैया सर्वाधिक भभूल्या कहाँ आते हैं, कौन से जिले में? तो ध्यान रखना बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर। और तीसरा आपसे पूछे लू सर्वाधिक कहाँ चलती है, लू से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो आप सीधा सीधा बता देना कि हे श्रीमान, लू से सर्वाधिक प्रभावित जिला है बाड़मेर, यानी कि सर्वाधिक लू कहाँ चलती है? राजस्थान में, बाड़मेर में, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मावट या महावट। तीनों में से कुछ भी नाम मिले आपको, सबसे पहले आपसे पूछेगा भाई मावट क्या है या मावट क्या है, तो ध्यान रखना, एक लाइन में बता देना कि शीतकालीन वर्षा है। शीतकालीन वर्षा है, शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट। उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर पर, भूमध्य सागरीय शीतोष्ण चक्रवात के रूप में, शीतोष्ण चक्रवात के रूप में, ठीक है। अब तीसरी चीज आपसे पूछेगा कि भैया कि इसका अन्य नाम भी है क्या कोई, तो आप बता देना कि यस सर, इसका अन्य नाम है। तो बोले क्या है? तो इसका अन्य नाम है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस, यानी कि ये पश्चिम से आती है। मैं बताऊंगा कैसे आती है। शांत माहौल रहता है शीतकाल में, यानी कि दिसंबर से फरवरी तक का जो काल है शांत रहता है। अब उस समय आकर ये अचानक क्या कर देती है? बारिश
कर देती है। रात का तापमान थोड़ा सा अचानक बढ़ जाता है। जब मावठ की बारिश आती है तो रात का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, और बारिश आएगी तो शांत माहौल है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। भारत में आगमन, अब भैया इसको भारत की तरफ कौन लाता है, कैसे आती है ये भारत में? तो भारत में आगमन पूछे आपसे तो पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम, पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम ये क्या है, कैसे आती है, ये हम जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लो, इसका नाम है पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम है, ये इसको भारत की तरफ लाती है। इसका प्रभाव, अब प्रभाव में दो चीज देखो, एक तो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र पे प्रभाव होता है, तो वही उत्तर पश्चिमी भारत व उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा आपसे पूछे अवधि, किस अवधि तक प्रभाव रहता है, तो ध्यान रखना दिसंबर से फरवरी, दिसंबर से फरवरी तक इसका प्रभाव रहता है। अब इसका लाभ भी होता है क्या, आपसे पूछे भाई इसका लाभ भी है, तो हाँ है। किसको? रबी की फसल, रबी की फसल के लिए लाभदायक, फसल के लिए लाभदायक। अब रबी की फसल में क्या क्या है, गेहूं है, सरसों है, जौ है, चना है, इसके लिए लाभदायक होती है। राजस्थान में इसका उपनाम क्या है, राजस्थान में उपनाम है भैया इसका गोल्डन ड्रॉप्स। क्या नाम है? गोल्डन ड्रॉप्स। यानी कि सुनहरी बूंदें, सुनहरी बूंदें। अब भैया रबी की फसल के लिए लाभदायक है, तो भाई राजस्थान के किसानों के लिए तो सुनहरी बूंदें ही हैं, सोने की बूंदें हैं, इसलिए इनको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। अब समझो थोड़ा सा भैया, यहाँ है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के ऊपर शीतकाल में चक्रवात बनते हैं। ऊपर चल रही है पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम इसको भारत की तरफ लेके आती है, फिर ये हिमालय से टकराती है, टकराकर फिर इधर पूरे हिमालय के दक्षिण में बारिश करती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये थे आपकी मावट या मावट। नेक्स्ट देखते हैं पलाया। पलाया क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। पलाया देखो, मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्य, बालूका स्तूपों के मध्य वर्षा जल भर जाने से, वर्षा जल भर जाने से बनी अस्थायी झील पलाया कहलाती है, पलाया कहलाती है। ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो पलाया की परिभाषा कि मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्य जो निम्न गर्तीय भाग होता है, उस निम्न गर्तीय भाग में यदि वर्षा जल भर जाए और उसे अस्थायी झील बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आपसे पूछेगा, ये देख लीजिए, ये रेत के टीले हैं, बीच में नीचे वाला निम्न गर्तीय भाग था, उसमें बारिश का पानी भर गया, एक झील बन गई जिसको पलाया कहते हैं। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सबसे बड़ी पलाया, राजस्थान में या थार में सबसे बड़ी पलाया है डीडवाना। डीडवाना झील एक पलाया झील है, ठीक है। ये ध्यान रखना, डीडवाना झील क्या है? एक पलाया झील है।
दूसरी आपसे पूछेगा बालसन। क्या पूछेगा? बालसन। तो बालसन क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसा ऐसा जल बेसिन या निम्न गर्तीय जल बेसिन, निम्न गर्तीय जल बेसिन जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर, चारों ओर उच्च भूमियां, उच्च भूमियां या पहाड़ियां स्थित हो, स्थित हो, बालसन कहलाती है, कहलाती है। और भारत में या राजस्थान में सबसे बड़ी बालसन झील, सबसे बड़ी बालसन झील है वो है भैया सांभर। क्या है? सांभर। अब इसकी एक खास बात और है, ये जो जल संरचनाएं होती है, जल गर्त होते हैं, इसमें बारिश के दिनों में आसपास से छोटी छोटी नदियां हैं, वो बारिश का पानी लेकर इन जल गर्तों में आकर पानी गिराती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इधर पहाड़ी, इधर पहाड़ी, इधर पहाड़ी, इधर पहाड़ी, बीच में है बालसन गर्त, बीच में है बालसन गर्त। अब इसमें क्या है, जैसे ये बालसन गर्त हो गया, ये बालसन गर्त है। अब इधर से नदी आएगी, इधर से नदी आएगी, इधर से नदी आएगी, इधर से नदी आएगी, ऐसे चारों तरफ से नदियां आकर अपना पानी इसमें लाती हैं। अब आप देखो थोड़ा सा, सांभर झील है। क्या है? सांभर है, सांभर झील है। ठीक है। अब इधर से आएगी मंथा या मेंथा, मंथा या मेंथा, ये कहाँ से आएगी? मनोहरपुर की पहाड़ी से। फिर इधर से आएगी खंडेला, खंडेला, ये कहाँ से आएगी? ये आएगी खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर से। फिर इधर से आएगी रूपनगढ़, कौन सी? रूपनगढ़। ठीक है, ये किशनगढ़ की पहाड़ियों से। फिर इधर से आएगी कौन सी? खारी। तो ये सारी की सारी क्या है? सांभर जो बेसिन है उसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं, ये ध्यान रखना। ऐसी ऐसे जल बेसिन को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। क्लियर? लेकिन एक शर्त ये है, अब पहाड़ियां तो सिलीसेड झील के भी चारों ओर हैं, मानसागर झील है उसके चारों ओर भी हैं, राजसमंद झील के भी है, ठीक, जयसमंद झील के भी है। अब शर्त ये है कि ये जिस जल बेसिन है इसके चारों ओर पहाड़ियां तो हो, मरुस्थल में स्थित हो, ये शर्त है इसकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मरहो, तल्ली, डांड, ये दोनों तीनों चीजें हैं वो देख लेते हैं। मरहो क्या है? देखो भाई, मरुस्थल में, मरुस्थल में जटिल जटिल बालुका स्तूपों की कतार के मध्य, कतार के मध्य निम्न गर्तीय भाग में, निम्न गर्तीय भाग में वर्षा जल भर जाने से, वर्षा जल भर जाने से बनी अस्थायी, अस्थायी पलाया झील। अब यहां ध्यान रखना कि सर आप इसको पलाया क्यों बोल रहे हो? पलाया झील मरहो कहलाती है, मरहो कहलाती है। अब आपका प्रश्न उठेगा कि सर आप इसको पलाया क्यों कह रहे हो? जब मैंने कह दिया कि ऐसी झील जो मरुस्थल में स्थित हो और रेत के टीलों के बीच में हो
और वर्षा के जल भर जाने से बनी हो पलाया ही कहलाएगी। उसका टाइप पूछे पलाया है, लेकिन पलाया की अलग अलग संरचना के आधार पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। पलाया और बालसन दो ही प्रकार की है। अब इस संरचना को समझो भैया। देखो इधर रेत के टीले हैं ऐसे, ये रेत के टीले हैं, फिर इधर रेत के टीले हैं ऐसे, ये रेत के टीले हैं, और इनके बीच वाला जो भाग है, इस बीच वाले भाग में यदि वर्षा जल भर जाए ऐसे, जो निम्न गर्तीय भाग में, उससे बनने वाली अस्थायी पलाया झील है वो मरहो कहलाएगी। वहां तो क्या था, चारों तरफ रेत के टीले थे, लेकिन यहां एक संरचना ये है सीधी कतार, एक कतार ये है। ठीक है, ओके। अब है तल्ली और डांड। देखो थार मरुस्थल के उत्तरी भाग में, थार मरुस्थल के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में, उत्तरी या उत्तरी पूर्वी भाग मान लो, उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है, में बालुका स्तूपों, बालुका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न गर्तीय भाग, निम्न गर्तीय भाग क्या कहलाता है भाई, तल्ली कहलाता है, तल्ली कहलाता है, कहलाता है। एक चीज समझ गए कि थार मरुस्थल के उत्तरी और पूर्वी भाग में, यानी कि जो हनुमानगढ़ चूरू वाला भाग है और हरियाणा वाला जो मरुस्थल है, हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी थार मरुस्थल का उत्तरी और पूर्वी भाग, उसकी बात कर रहे हैं। वहां यदि बालुका स्तूपों के मध्य स्थित जो निम्न गर्तीय भाग है उसको कह रहे हैं तल्ली। इन तल्लियों में इन तल्लियों में वर्षा जल भर जाने से, वर्षा जल भर जाने से, भर जाने से बनने वाली अस्थायी अस्थायी पलाया झील, वही बात आ गई। हर जगह कैसी झील है, पलाया ही है। पलाया क्यों, क्योंकि थार के मरुस्थल में रेत के टीलों के बीच में है। पलाया झील क्या कहलाएगी भैया, वो कहलाएगी डांड। क्या कहलाएगी, डांड कहलाती है। डांड कहलाती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, टाट या रन। कई किताबों में ऐसे बताया कि मरहो, टाट या रन एक होते, भैया मरहो अलग है, टाट या रन अलग है। अब टाट या रन क्या है, देखो मरुस्थल में या थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में वात गर्त से, वायु अपर्दन से निर्मित, थार मरुस्थल में वायु अपर्दन से निर्मित वात गर्त में, वात गर्त में वर्षा जल भर जाने से, वर्षा जल भर जाने से बनी अस्थायी झील, अस्थायी झील क्या कहलाएगी, टाट। छोटी वाली तो टाट और ज्यादा बड़ी हो तो रन कहलाती है, कहलाती है। टाट या रन कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि यहां ये रेत के टीले हैं ऐसे, ये रेत के टीले हैं, वायु अपर्दन हो रहा है। वायु अपर्दन होते होते क्या हुआ कि रेत के टीले के बीच का भाग ये गड्ढा हो गया गहरा,
ऐसे चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया ऐसे, तो वात गर्त बन गया। वात गर्त किसको कहेंगे? वायु अपरदन से निर्मित गर्त को क्या कहेंगे? वात गर्त या वात गड्ढा। ठीक है, इसमें यदि वर्षा जल भर जाए उससे बनने वाली अस्थायी झील क्या कहलाती है? टाट या रन, छोटी टाट और बड़ी रन। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये बाड़मेर में स्थित रेडाना रन है, और रेडाना रन है भैया, इसको मिनी गोवा कहते हैं। बारिश के दिनों में इसमें पानी भर जाता है और ऐसे झील सी बन जाती है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, इसलिए इसको मिनी गोवा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो भैया एक तो है पोखरन। पोखरन कहाँ है? जैसलमेर, जैसलमेर। एक कनोड रन, कनोड रन ये भी कहाँ है? जैसलमेर। एक है बरमसर रन, बरमसर रन कहाँ है? ये भी जैसलमेर में है। एक है भाकरी रन, भाकरी रन भी कहाँ है? ये भी जैसलमेर में है। एक लवा, लवा रन ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। एक है लोदरवा रन, लोदरवा का नाम आपने सुना होगा, कई बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लोदरवा की राजकुमारी, ये भी कहाँ है? जैसलमेर में है। ठीक है, तो ये तो कौन से हैं? जैसलमेर के। अब आएगा रेडाना रन, कौन सा? रेडाना या रेडाना, रेडाना रन ये कहाँ है? ये है भैया बाड़मेर में, और ये चीज़ ध्यान रखना सबसे बड़ा भी यही है, सबसे बड़ा रन भी यही है, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये रेडाना रन की है। फिर है थोब रन, फिर है थोब रन, और थोब रन पहले था बाड़मेर में ही, अब ये हो गया बालोतरा में। कहाँ हो गया? बालोतरा में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर आएगा बाप रन, बाप रन। बाप रन कहाँ है? पहले थी बाप तहसील जोधपुर में, अब बाप रन है फलोदी में, यानी बाप तहसील कहाँ चली गई? फलोदी में, फलोदी। फिर नेक्स्ट है एक तो ताल छापर रन, ये है भैया चूरू, और फिर है पनीहारा या पड़ीहारा, ये भी कहाँ है भैया? चूरू। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रन। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये बने हैं वायु अपरदन से जो वातगर्त बने हैं, इन वातगर्त में वर्षा का जल भर गया जिसे अस्थायी झील बन गई, 2-3 महीने पानी रहता है। ये देखिए आप, इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जल संरक्षण के लिए 3 टर्मिनोलॉजी है। पहली है खड़िन। खड़िन क्या है भाई? देखो 1400 के बाद, यानी 15वीं शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के, जैसलमेर में शासक खड़िन बनाने के लिए, खड़िन बनाने के लिए भूमि देता था और उपज का 1/4 भाग लेता था। भूमि देता था और उपज का 1/4 भाग लेता था। अब आपसे सीधा सीधा पूछे खड़िन क्या है, तो भैया सीधा बताना जल संरक्षण की विधि, जल
संरक्षण की विधि, जल संरक्षण की क्या है विधि। आपसे पूछे भाई खड़ीन क्या है तो बता देना कि भाई जल संरक्षण की क्या है विधि। अब इसकी संरचना कैसे होती है भैया, संरचना आपसे पूछे तो ध्यान रखना, ढाल पर निर्माण, ढाल पर निर्माण जिसमें दो तरफ रेत के टीले एवं तीसरी तरफ पक्की दीवार बनाई जाती थी। अभी देखिए, देखो इधर आपको रेत का टीला सा दिख रहा होगा, पाल सी, इधर रेत की पाल। अब बीच में सामने क्या करते हैं, कंक्रीट की या पत्थर की एक दीवार बना देते हैं। अब बारिश होती है, बहकर जाएगा और इस दीवार के पास इकट्ठा हो जाएगा। इस पानी का प्रयोग करते हैं वहां के किसान, किसमें, खेती में, पशुओं के पीने के लिए और खुद के घरेलू उपयोग के लिए। ठीक है, अब होता क्या है ध्यान से समझना, इस खड़ीन के जस्ट आगे जो निम्न भूमि है वहां होती है गहरी गहरी कुई, और इन कुई के जल का प्रयोग करते हैं। जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो कुई में से पानी निकालते हैं, इन कुई को कहते हैं बेरी। अब खड़ीन निर्माण के लिए जैसलमेर का जो पालीवाल ब्राह्मण जो है, पालीवाल ब्राह्मण वो प्रसिद्ध है भाई। निर्माण पालीवाल ब्राह्मण है, वो इसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब आ जाता है टांका। देखो भाई टांका क्या है, टांका क्या है, वर्षा जल एकत्रीकरण के लिए निर्मित कुंड, वो क्या कहलाता है, टांका, जो घर के बाहर बना है, घर के बाहर बना है, वो तो क्या कहलाएगा, टांका। ठीक है, और वर्षा जल एकत्रीकरण के लिए निर्मित कुंड जो घर के अंदर बना है, घर के अंदर बना है, वो क्या कहलाएगा, अगोर। अब देखिए इसकी संरचना तो ऐसी है बिल्कुल, लेकिन यदि घर के बाहर बना है तो क्या कहलाएगा, टांका, और घर के अंदर बना है तो क्या कहलाएगा, अगोर। तो ये तीनों हैं जल संरक्षण की विधियां हैं। आगे देख लेते हैं, लाठी सीरीज, चांदन नलकूप और आकल वुड फॉसिल्स पार्क। अब तीनों को एक बार वैसे समझ लीजिए। देखो भाई ये जैसलमेर है, जैसलमेर से ये वाला रास्ता जा रहा है पोखरण, तो बीच में आएगा लाठी गांव, चांदन गांव। फिर यहां है जैसलमेर से बाड़मेर जाते हैं तो एक आएगा आकल गांव। 3-4 चीज समझ गए। अब एक एक चीज को समझो। देखो लाठी सीरीज, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक एक लगभग 80 किलोमीटर तो लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जलपट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भूगर्भिक जलपट्टी पाई जाती है। यानी कि धरातल के नीचे क्या है, मेसोजोइक एरा की यानी जुरासिक काल की चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। अब उन चट्टानों में जल पाया जाता है।
इसलिए इस पूरे क्षेत्र में कहीं कहीं जल के अच्छे स्रोत हैं और इसी में से एक है चांदन गांव। चांदन गांव आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो चांदन गांव में एक नलकूप है, एक बोरिंग है जिसमें मीठा जल निकलता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जल निकलता है, इसलिए ये फेमस हो गया। इसलिए इसको थार का घड़ा कहते हैं। एक चीज़ क्लियर। तो लाठी सीरीज समझ गए होंगे आप कि पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जल पट्टी है, ठीक है, जिसकी खोज काजरी के वैज्ञानिकों ने करी है। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं अपन, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 80 किलोमीटर लंबी एवं 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भिक जल पट्टी क्या कहलाती है? लाठी सीरीज। खोज किसने करी? खोज करी सेंट्रल एरिड जोन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने। ये कौन से काल की है? तो ध्यान रखना, मेसोजोइक या मीजोजोइक या मध्यजीवी कल्प के जुरासिक काल की अवसादी चट्टानों में जल भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और बीच में पड़ता है लाठी गांव, इसलिए इसको लाठी सीरीज कह देते हैं। आगे देखते हैं चांदन नलकूप क्या है? लाठी सीरीज में स्थित चांदन या चंदन गांव जहां मीठे पानी का नलकूप स्थित है। और इसका उपनाम क्या है भैया? तो उपनाम है थार का घड़ा। एक तो ये ध्यान रखना। अब लाठी सीरीज के बारे में एक दो चीज वैसे समझा देता हूं मैं कि यहां क्या है, लाठी सीरीज में एक घास पाई जाती है, या अगली पे समझा देता हूं मैं। लाठी सीरीज यहां घास पाई जाती है। कौन सी? सेवण, धामण, करड़ी और तरड़गम, ये घास पाई जाती है। सेवण घास जो है सूखने के बाद इसको कहते हैं लिलूण। क्या कहते हैं? लिलूण। देखो, आपने गेहूं काट दिया, गेहूं को खेत में सुखा दिया, गेहूं की जो पुली बांधते हम, बाजरे की जो पुली बांधते हैं, तो ऐसे ही सेवण घास यदि सूख जाती है फिर उसको कहते हैं लिलूण। दूसरी बात यह है कि जो सेवण घास है ये दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक है। दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक है। क्या है? पौष्टिक है, ये ध्यान रखना।
जो दूध देने वाले पशु है, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, उनके लिए पौष्टिक है। इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, तो पौष्टिकता से दूध की मात्रा बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि जो सेवण घास है, इसको गोडावण की शरण स्थली कहते हैं। गोडावण की शरण स्थली, शरण स्थली क्यों? क्योंकि यहाँ गोडावण पक्षी अपने अंडे देता है इस घास में। गोडावण पक्षी अपने अंडे देता है, अंडे देता है, या गोडावण की प्रजनन स्थली भी कह सकते हैं, प्रजनन स्थली। क्लियर है क्या? तो ये सेवण घास से संबंधित कुछ चीजें हैं। चांदन नलकूप हो गया, लाठी सीरीज हो गई। नेक्स्ट है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। या आकलवुड फॉसिल्स पार्क क्या है? जैसलमेर से बाड़मेर जाएंगे, आकल गांव आएगा, और रोड के जस्ट पास में, आप जैसलमेर से बाड़मेर जा रहे हैं, राइट साइड में आकलवुड फॉसिल्स पार्क आएगा ऑन रोड। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क क्या है? यहां पर भैया जुरासिक काल की, जुरासिक काल यानी कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ यानी लकड़ी यानी कि वुड के जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। यानी कि लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ों के तने मिले हैं खुदाई में, और उनको रखकर संरक्षित कर दिया गया है, जाल में बंद कर दिया। अब लोग जाते हैं, उसको देखते हैं, अब उसके साथ फोटो फाटो खींच लाते आ जाते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नखलिस्तान और पीवना दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखो मरुस्थल में कहीं कहीं जल बेसिन पाए जाते हैं। जल बेसिन के आसपास हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? नखलिस्तान। नखलिस्तान या मरु उद्यान कहलाता है, मरु उद्यान कहलाता है। आपने ऐसे देखे होंगे, चारों तरफ रेगिस्तान है, बीच में थोड़ा सा जल क्षेत्र है, और फिर आसपास पेड़ पौधे वगैरह, घास वगैरह उड़ जाती है। लाठी सीरीज इसी प्रकार का एक नखलिस्तान है। पीवना, देखो भाई पीवना क्या है? मरुस्थल में पाया जाने वाला जहरीला सांप। थार मरुस्थल में पाया जाने वाला जहरीला सर्प। अब इसका ध्यान रखना भाई पीवना का। ऐसा कहते हैं कि भाई ये सोते हुए व्यक्ति के श्वास को पीकर मार देता है। अब श्वास को पीकर मार देता है, ये एक कहावत टाइप चीज है। एक्चुअल में होता क्या है कि इधर मरुस्थल में लोग ज़्यादातर ढाणियों में रहते हैं और अपने घरों के बाहर सोते हैं। अब ये क्या करता है, चारपाई पे चढ़ के और इंसान की छाती पे बैठ जाता है और फुफकार मारता है। और फुफकार से जो जहर है वो व्यक्ति के श्वास के द्वारा अंदर चला जाता है। जैसे ही श्वास के द्वारा अंदर जाएगा, उसके ब्लड में मिलेगा जहर, और जहर के ब्लड में मिलने से व्यक्ति के दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्लड में WBC RBC फट जाती हैं जहर से। ठीक है, इसलिए डसता नहीं है, श्वास को पीकर मार देता है, मतलब दम घोट के मार देता है। ये क्या है? एक जहरीला सर्प है। ठीक है, आगे देखते हैं कारवा या घासी। थार
मरुस्थल में रेत के टीलों के मध्य से गुजरने वाले मार्ग क्या कहलाते हैं? कारवा या घासी। पहले इधर से व्यापारियों के कारवा गुजरते थे, इसलिए इसको कारवा या घासी कहते हैं। सम व खुंडी जैसलमेर में स्थित पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र हैं। वनस्पति रहित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? सम और खुंडी दो ऐसे क्षेत्र हैं जो जैसलमेर में स्थित है, पूर्णतया वनस्पति रहित है। सम जो है आजकल फेमस चल रहा है किसके लिए? डेजर्ट सफारी के लिए। डेजर्ट सफारी, ये ध्यान रखना, डेजर्ट सफारी के लिए कौन सा फेमस चल रहा है? सम। तो साथियों, हमने थार के मरुस्थल के अंतर्गत या उस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जितने भी बिंदु बढ़ते हैं, हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में उनको पूरे कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेटर से बेटर समझ में आया होगा, और आपकी कई दुविधाएं हैं, कई कन्फ्यूजन है, वो भी दूर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।